और आइए बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। वो ये है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दंगल लड़ने जा रहे हैं। जी हां, यूपी का दंगल लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर यह है, योगी आदित्यनाथ अब तक विधान परिषद सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य हैं, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। लेकिन 2022 की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी जब योगी आदित्यनाथ खुद उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल लड़ रहे होंगे। उनके सामने अखिलेश यादव होंगे, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, तो मायावती और अखिलेश जैसे नेताओं को भी चुनाव में उतरने की मजबूरी सामने होगी। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बताएंगे योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग योगी के चुनाव लड़ने पर क्या कह रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। शुरू हो रही है सबसे बड़े दंगल की तैयारी। ये समाजवादी लोग नाराज नहीं है बीजेपी से, इस देश की जनता नाराज है। पिछने लगी यूपी की चुनावी बिसात। ये टोटल गवर्नेंस का फेलियर हो चुका है योगी आदित्यनाथ का, और ये मुद्दे बीजेपी को जनता याद रखेगी। यूपी के रिंग में उतर सकते हैं योगी। मैं पूछना चाहता हूं मायावती जी से भी और अखिलेश यादव से मैं पूछना चाहता हूं, हमेशा केवल हर कार्य को वोट बैंक के नजर से ही देखेंगे? योगी लड़ सकते हैं यूपी चुनाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 में खुद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। न सिर्फ योगी बल्कि योगी की टीम के उपकप्तान केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी चुनाव लड़ सकते हैं। जब बड़े दिग्गज खुद चुनाव मैदान में होंगे तो यूपी का कदर और भी दिलचस्प होगा। कौन चुनाव लड़ेगा इसको लेकर के अभी से तय करना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात के लिए तैयार है कि जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर कोई भी कार्यकर्ता विजय होकर के आ जाएगा। बीजेपी बड़े चेहरों को उतारकर सीधे सीधे यूपी की लड़ाई को और बड़ा करने की तैयारी में है। यानी जब योगी खुद दंगल में होंगे तो अखिलेश और मायावती जैसे नेताओं को विधान परिषद के पिछले दरवाजे के बजाय योगी का मुकाबला करने उतरना ही पड़ेगा, वरना जनता के बीच ये योगी के सामने विरोधियों का वॉकओवर होगा। लेकिन जनता तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही है कि ये लोग जनता के बीच आए, और अगर ये जनता के बीच गए तो जो हारने का श्री गणेश होगा इन्हीं नेताओं से जनता शुरू करेगी। तो योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना यूपी से बाकी नेताओं पर यह जोर डालेगा कि वो भी यूपी से चुनाव लड़े। विधान परिषद के रास्ते जाना अब उनका संभव नहीं होगा। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को मालूम है कि चुनावी दंगल में कैसे उतरना है, किस सियासी पहलवान को कैसे चुनौती देनी है और कैसे उसे पटकनी देना है। बाकी सियासी दल अभी यह सोच ही रहे हैं कि किसे चुनावी दंगल में उतारा जाए, किससे गठबंधन किया जाए और कौन सा दांव चला जाए। उससे पहले ही बीजेपी ने अपने विरोधियों को ललकारना शुरू कर दिया है और इसलिए बीजेपी ने अपने सियासी दिग्गजों को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। बस उसका औपचारिक ऐलान बाकी है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी वो विधान परिषद के मनोनीत सदस्य हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उनका विधान परिषद का सदस्य होना ही काफी है, लेकिन योगी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो भी गोरखपुर की किसी सीट से। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं। गोरखपुर उनकी कर्म भूमि भी है, जहां वो हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र में से एक गोरक्षनाथ मंदिर के महंत भी हैं। तो न सिर्फ योगी बल्कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बना चुके हैं। खबर है कि दिनेश शर्मा लखनऊ की किसी सीट से किस्मत आजमाएंगे। दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर रह चुके हैं और लखनऊ की सियासत में उनकी तगड़ी पकड़ है। उन्हें योगी आदित्यनाथ का भी पूरा सहयोग हासिल है। बीजेपी ने एक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी मैदान में उतारने का लगभग मन बना लिया है। केशव प्रसाद मौर्य
कौशांबी के सिराथू से मैदान में आ सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कौशांबी उनका जन्म स्थान है। कौशांबी प्रयागराज और फूलपुर से सटा हुआ जिला है। फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य सांसद रहे हैं। इलाके की सियासत पर उनकी गहरी पकड़ भी मानी जाती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे तो क्या कहता है गोरखपुर, गोरखपुर के लोग क्या कह रहे हैं योगी के वहां से चुनाव लड़ने पर। सुनिए जरा। बहुत अच्छा है कि गोरखपुर शहर विधानसभा से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ शहर वासियों का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ें और इस गोरखपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो। पक्का लड़ेंगे और जीतेंगे भी, पूरा भरपूर सहयोग रहेगा हम लोगों का। के दरबार पे भी हम लोग भी जाते हैं और अधिकतर हमको जो है उनके दरबार से अच्छा परिणाम मिला हुआ है। यहाँ से ये लड़ेंगे और इनको यहाँ से विजय प्राप्त होगी। उनको लड़ना ही चाहिए। लड़ना ही चाहिए। हाँ। किस बेस पे आप कह रहे हैं कि उनको लड़ना चाहिए? गोरखपुर में काम इतना कर रहे हैं। जीतना चाहिए। कैसे कह सकते हैं? अरे हम भी हैं उनके साथ, वैसे हमारे साथ भी जो होंगे उनको भी कहेंगे। उनकी वजह से ये सब गुंडागर्दी तो खत्म हो गया, जितने गुंडागर्दी कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि महाराज जी अब उनको सत्ता की ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ना है। अगले लोकसभा चुनाव के बाद महाराज जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में पूज्य महाराज जी के अलावा और कोई चेहरा इस समय राजनीतिक कप से इतना बड़ा है। और सौभाग्यशाली हम लोग होंगे और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम चाहते हैं कि सीएम योगी फिर से गोरखपुर से चुनाव लड़ें। बहुत अच्छा रहेगा, बम्पर वोट से जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से विजयी बनेंगे। श्री योगी आदित्यनाथ ही दोबारा गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित ही उनकी भारी मतों से जीत होगी। और हम चाहते हैं कि एक मर्तबा और जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएं। तो गोरखपुर की जनता को आपने सुन लिया। योगी आदित्यनाथ अगर गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन योगी के चुनाव लड़ने के मायने क्या हैं, इसके मायने आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि चुनाव में सब कुछ माहौल पर निर्भर करता है। जो शुरुआती बढ़त बना लेता है वो जीत के दरवाजे तक आसानी से पहुंच जाता है, क्योंकि चुनाव में सरकार की नीति, नियत और परफॉर्मेंस के साथ साथ सियासी माहौल बड़ी भूमिका निभाता है। यूपी की जनता ने विकास के प्रति योगी सरकार की नीति देख ली, जनता के प्रति योगी आदित्यनाथ की नियत भी देख ली। योगी सरकार ने क्या काम किया है यह भी सबके सामने है। बावजूद इसके चुनाव में जीत के लिए माहौल बनाना जरूरी होता है और इसलिए बीजेपी ने बड़ा दांव चलने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ के अलावा दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य को मैदान में उतारने का फैसला हुआ, इसी रणनीति का हिस्सा है। खबर है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दिग्गज नेता महेंद्र सिंह को भी मैदान में उतारा जाएगा। महेंद्र सिंह को प्रतापगढ़ के कुंडा से चुनाव लड़ाने की योजना है, जिसे राजा भैया का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी ने अपनी इस रणनीति से विपक्षी दलों के दिग्गजों के सामने एक चुनौती पेश कर दी। अगर बीजेपी के दिग्गज मैदान में होंगे तो चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस की कमान प्रियंका वाड्रा के पास है। वैसे तो यूपी चुनाव में कांग्रेस न 3 में है न 13 में, बावजूद उसके बीजेपी दिग्गजों के चुनाव मैदान में होने से प्रियंका पर भी दबाव होगा। योगी पर हमला करना मुश्किल होगा, जनता में जवाब देना भारी पड़ेगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ को लेकर संघ बड़ी योजना पर काम कर रहा है। संघ चाहता है कि उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाए और इसमें हिंदुत्व का तड़का लगाया जाए, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई और पोस्टर बॉय नहीं हो सकता। और योगी जब खुद मैदान में होंगे तो अयोध्या में राम मंदिर, धर्मांतरण, लव जिहाद, अनुच्छेद 370, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे अपने आप ही चुनावी मुद्दा बन जाएंगे और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो यह है दरअसल बीजेपी की रणनीति। लेकिन आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ चुनाव मैदान में होंगे तो उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात और शक्लो सूरत कुछ और होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तुलना सिंगापुर के एक बड़े नेता से की गई है। ये अगर योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बड़े नेता हैं
तो सिंगापुर में भी इनको योगी कह सकते हैं आप। आपको बताएंगे कि आखिर ली कुआन, योगी की तुलना ली कुआन से की गई है। ली कुआन सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे। कौन है जो योगी की तुलना ली कुआन से कर रहा है, आपको बताते हैं। ली कुआन कौन है यह भी बताएंगे। पहले देखिए कौन है जो योगी को सिंगापुर का प्रधानमंत्री कह रहा है, जिसने सिंगापुर की पूरी तरह से शक्लो सूरत बदल दी। आपको बताएं, ये ट्वीट किया है बाकायदा प्रकाश सिंह ने, जो कि पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के। उन्होंने लिखा है, यूपी में माफियाओं की 1574 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। योगी यूपी के लिए ली कुआन यू बनकर उभर रहे हैं। यूपी के ली कुआन इन्हें कहा है पूर्व डीजीपी ने। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर यूपी के ली कुआन है कौन, जो जिनकी तुलना योगी से की जा रही है। आपको बताते हैं कौन है ली कुआन और क्यों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की उनसे तुलना हो रही। दरअसल ली कुआन यू सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री थे। सिंगापुर की आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक करीब 30 सालों तक प्रधानमंत्री रहे। आज जिस सिंगापुर का डंका पूरी दुनिया में बजता है, उसकी मजबूत नींव ली कुआन ने रखी थी। ली ने एक बंजर जैसे दिखने वाले गरीब और पिछड़े टापू को आधुनिक और विकसित बना दिया। योगी आदित्यनाथ के साथ ली की तुलना की बड़ी वजह उनका अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेना है। जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन में, वही काम ली ने सिंगापुर में किया था। ली ने सिंगापुर में माफिया राज पूरी तरह से खत्म कर दिया और इसके बाद सिंगापुर की विकास की रफ्तार और ज्यादा बढ़ती और चढ़ती चली गई। यही काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ माफियाओं के साथ कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी तुलना सिंगापुर के पहले पीएम से हो रही है। आज आपको बताएं, सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में 10वें नंबर पर है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इंग्लैंड से आगे। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ली कुआन ने सिंगापुर की मजबूत नींव रखी और आज सिंगापुर की गिनती टॉप देशों में हो रही है। टॉप देशों में योगी भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं ली कुआन और योगी में क्या समानताएं हैं, जिसकी वजह से दोनों की तुलना हो रही है। योगी को अगर उत्तर प्रदेश का ली कुआन कहते हैं, तो आप ली कुआन को भी सिंगापुर का योगी कह सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का यही स्टाइल लोगों को पसंद है। योगी राज में माफियाओं और अपराधियों की जगह जेल ही है। तभी तो डॉन मुख्तार अंसारी हो या फिर बाहुबली अतीक अहमद यूपी की जेल में रहना नहीं चाहते। कुछ इसी तरह का अंदाज सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन ली का था। सिंगापुर में उस समय अपराधियों का बोलबाला था। ली कुआन ने सत्ता संभालते ही अपराधियों से साफ साफ कह दिया था, या तो तुम लोग सुधर जाओ या फिर सिंगापुर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम तुमको जहन्नुम भेज देंगे। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। उसको प्रदेश तो आपको बताया ली कुआन और योगी आखिर क्यों इतने बड़े नेता हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि दोनों में क्या समानताएं, क्या चीजें हैं जो दोनों को इतना बड़ा नेता बनाती हैं। कोरोना काल में सबसे बेहतर काम करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ देश में हिट हैं तो विदेशों में सुपर हिट हैं। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रैक केली ने योगी को उधार देने की मांग की थी और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना आधुनिक सिंगापुर के जन्मदाता ली कुआन यू से हो रही है। दरअसल योगी और ली दोनों में कई समानताएं। कुआन ने सिंगापुर पर 30 साल तक शासन किया। ली के राज में ऐसी तरक्की सिंगापुर ने की जिसे पूरा करने में सदियों लग जाते हैं, सदियों। आपको बताएं, ये दोनों की समानता आपको बता देते हैं कि जब 1959 में ली ने सिंगापुर में सत्ता संभाली, तब आपको बताएं कि माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ।
माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया गया जैसे ही ली ने सिंगापुर में सत्ता संभाली। इसके बाद आपको बताएं, इसको मूव करेंगे जल्दी से। माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ, अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरती गई, अपराधियों पर ली कुआन ने सख्ती बरती और वहीं योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में यही कदम उठा रहे थे। ली कुआन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो योगी आदित्यनाथ ने भी भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई। गरीबी दूर करने की कोशिश ली कुआन ने की और सिंगापुर को आज फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। यही योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं, योगी ने माफियाओं के खिलाफ थोड़ा बहुत नहीं, 1500 करोड़ की उनकी अवैध संपत्ति को मिट्टी में मिला दिया। यही ली कुआन ने सालों पहले, दशकों पहले किया था। आपको बताने जा रहे हैं क्या कुछ किया योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ, कैसे उन पर हंटर चलाया। वो ग्राफिक्स मैं आपको दिखाऊंगा कि 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर हथौड़ा चलाया। माफियाओं के 1500 करोड़ रुपए जब्त हुए। उनमें अतीक अहमद पहला नाम है। देखिए जरा, अतीक अहमद की 3 अरब 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 3 अरब 25 करोड़। मुख्तार अंसारी 1 अरब 95 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी की जब्त की गई। मुख्तार अंसारी के अलावा आपको बताएं, अगला नाम आता है सुंदर भाटी का। 65 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया योगी ने सुंदर भाटी के। सुंदर भाटी के बाद अगला नाम आता है कुंटू सिंह का। थोड़े बहुत नहीं, 18 करोड़ की संपत्ति पर योगी ने बुलडोजर चलाया। आप देखिए, योगी ने धर्म और जाति नहीं देखी, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, कुंटू सिंह हो, सुंदर भाटी हो, सब पर बराबर से चाबुक चलाया योगी आदित्यनाथ ने। 25 माफियाओं की 625 करोड़ की संपत्ति पर योगी का हथौड़ा चला है। गैंगस्टर एक्ट के 5558 केस दर्ज हुए हैं इन माफियाओं और अपराधियों पर। अब तक 15 अरब 74 करोड़ जब्त किए हैं योगी आदित्यनाथ ने। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, योगी का हथौड़ा बखूबी चल रहा है। अखंड प्रताप सिंह माफिया के संपत्ति 1 करोड़ 80 लाख की संपत्ति की कुर्की हुई है, जब्ती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जरा एम्बियंस के साथ दिखाएं। माफिया अखंड प्रताप, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस लेकर पहुंची और इनकी अवैध संपत्ति पर बाकायदा कुर्की हुई है संपत्ति पर की। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं योगी की। आइए आपको वो तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं शामली की आप देखेंगे कि शामली में अपराधी सरेंडर करने जा रहे हैं। योगी का खौफ और डर ऐसा, ये देखिए 1 2 3, ये 3 अपराधी पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में शामली के थाने सरेंडर करने। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाएं। देखिए जरा, ये डर है योगी का कि अपराधी इस कदर डरे हुए हैं कि ये योगी ने कहा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें, लेकिन एनकाउंटर का डर इस हद तक सता रहा है कि देखिए तीनों अपराधी, गिनिए 1 2 3 अपराधी ने डर था कि एनकाउंटर में ना मार गिराए जाए वरना इनका एनकाउंटर हो जाएगा, इसलिए हाथ उठाकर ये तीनों पहुंचे हैं थाने में सरेंडर करने के लिए। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शामली की तस्वीर है यूपी की। अपराधियों में इतना डर और खौफ है कि देखिए हाथ उठाकर पहुंचे सरेंडर करने के लिए। तो जो योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर हथौड़ा चलाया है वैसे ही ली ने भी चलाया है। आइए आपको बताते हैं, अब बात करते हैं माफियाओं के खिलाफ दोनों के एक्शन में क्या समानता है। ली ने माफियाओं को, अपराधियों को चुन चुनकर सिंगापुर से बाहर निकाला, वही योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जिस तरह 60 के दशक में सिंगापुर के पीएम ली कुआन ने माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी, उसी तरह योगी आदित्यनाथ ने भी 2017 में सत्ता संभालते ही माफियाओं को सीधी चेतावनी दे दी थी। दरअसल अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता और इसी तर्ज पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपराधियों का न धर्म देखती है न जात पात। डॉन मुख्तार अंसारी पर पुलिस का शिकंजा कसा तो सुंदर भाटी के खिलाफ भी पुलिस उसी तरह कार्रवाई करती रही। पश्चिमी यूपी के माफिया डॉन के गैंग पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो माफिया कुंटू सिंह के खिलाफ भी एक्शन होता है। वहीं बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के खिलाफ पुलिस ने मुहिम छेड़ रखी थी, बाद में एनकाउंटर में विकास दुबे ढेर हो गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ और ली कुआन, सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे ली कुआन की सोच में यह थी कि अगर देश में, प्रदेश में विकास की राह तलाशनी है, विकास करना है तो अपराधियों, माफियाओं को उनकी सही जगह भेजना जरूरी है। और योगी आदित्यनाथ के साथ ही यही काम सिंगापुर के पीएम ली कुआन ने भी किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, माफियाओं पर लगाम लगाई।
यूपी की एक दूसरी बीमारी थी करप्शन, भ्रष्टाचार, जो यूपी की रगों में दौड़ रहा था। ली कुआन ने कैसे भ्रष्टाचार पर काबू पाया और योगी ने कैसे पाया, यह आपको बताने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी दोनों की राय मिलती जुलती है। दोनों ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को सही मानते हैं। आजादी के वक्त गरीबी के कारण सिंगापुर में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यूपी में योगी ने भी जब सत्ता संभाली, देश का सबसे बड़ा राज्य भ्रष्टाचार की बीमारी में डूबा हुआ था। ली कुआन ने एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की स्थापना की तो योगी ने ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल पूरी तरह से खत्म कर दिया। ली कुआन ने जांच करने की पूरी स्वतंत्रता दी तो योगी आदित्यनाथ ने ठेकेदारी में भ्रष्टाचार को बंद कराया। सिंगापुर में 1960 से 1990 तक कई नेताओं पर कार्रवाई हुई। वहीं योगी आदित्यनाथ ने ई टेंडर लागू कराया और इससे भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिली। तब ली कुआन ने अवैध वसूली पर रोक लगाई थी। वहीं सीएम योगी ने भी पार्किंग ठेके से लेकर कई मामलों में अवैध वसूली पर रोक लगाई। इस दौरान सिंगापुर में कई लोगों की संपत्तियां जब्त की गईं। वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ के राज में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे पर रोक लग गई। यह फर्क है दोनों में। आइए अब आपको बताते हैं कि ये तो योगी ने कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, ये बताया। गरीबों के मसीहा दोनों ही नेता हैं। कैसे योगी आदित्यनाथ गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, यही काम ली कुआन ने किया था। देखिए जरा ली ने क्या किया। ली कुआन ने गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए पूरे सिंगापुर के अंदर उस दौरान, क्योंकि सिंगापुर में जब आजादी हुई, हिंदुस्तान से 18 साल बाद सिंगापुर आजाद हुआ और आज सिंगापुर कहां है और हम अभी जद्दोजहद कर रहे हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की ली कुआन ने। कम जनसंख्या, दरअसल एक बड़ी वजह जनसंख्या कम होना थी, जिस पर योगी अब कोशिश कर रहे हैं। कम जनसंख्या की वजह से विकास में तेजी आई। योगी ने क्या किया, योगी ने जनसंख्या नीति का ऐलान किया है, इसीलिए कि जनसंख्या काबू में होगी तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी। यूपी में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया योगी ने कि यूपी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। गरीबों को मदद में योगी नंबर 1 सीएम है और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 10 अरब रुपए योगी आदित्यनाथ ने अब तक खर्च किए हैं। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यूपी के आम राहुल गांधी के लिए क्यों खट्टे हैं। जी हां, राहुल गांधी आज खबरों में थे और खबर की वजह थी आम। उत्तर प्रदेश के आम राहुल गांधी को खट्टे नहीं, अब तो कड़वे लगने लगे हैं। हालत यह है, उत्तर प्रदेश की सियासत इसके पीछे बड़ी वजह है। राहुल गांधी ने आखिर क्यों कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के आम पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश के आम बेस्वाद हो गए। जरा रिपोर्ट देखिए। I don't like UP आम. I like Andhra. I don't like UP आम. I like Andhra. अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत तो अब पुरानी हो गई, लेकिन यूपी का जो आम चीनी जिनपिंग से लेकर दुबई के शेख तक मजे लेकर खा रहे हो, वो राहुल गांधी को भला खट्टे और बेस्वाद क्यों लग रहे हैं। हमारा लंगड़ा और दशहरी आम आज यूरोप से लेकर खाड़ी देशों में अपनी मिठास बढ़ रहा है। I don't like UP आम. I like Andhra. तो राहुल को न दशहरी पसंद है और न लंगड़ा, न चौसा और न लखनवी सफेदा। उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस और राहुल गांधी की सियासत का ऐसा जायका बिगाड़ा कि आम भी राहुल गांधी को उत्तर भारत के नहीं, दक्षिण भारत के ही पसंद हैं। कि हमको यूपी के, आई डोंट लाइक यूपी मैंगोज, मुझे यूपी के आम पसंद नहीं है। अरे राहुल बाबू, पूरे उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं है, हिसाब बराबर आप बताइए। तो आप लोगों की ये विचारधारा, इसलिए आप वायनाड चले गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत का स्वाद जानती है और गलती से अगर वो कहीं कह जाते हैं उन्हें नागपुर का संतरा भी पसंद है तो इनको लगता कि हमला हो गया उनके आरएसएस कार्यालय पे। 2019 के आम चुनावों में अमेठी के आम लोगों ने चुनाव में पराजित करके राहुल गांधी जी का जायका बिगाड़ दिया है और इसीलिए आज उनको उत्तर प्रदेश के आम पसंद नहीं आ रहे हैं। कि वो लखनऊ आए और वो पहले आम का स्वाद आम सीजन में ले, उसके बाद इनको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की आम का भी क्या स्वाद है और राजनीति का भी क्या स्वाद है।
तो राहुल गांधी जी न यूपी की राजनीति का स्वाद चख पाए हैं और न उत्तर प्रदेश के आम का। और राहुल के इस आम वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ली। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इस पर ट्वीट किया कि राहुल गांधी को आम पसंद नहीं है। योगी क्या लिख रहे हैं? राहुल गांधी जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया है। यह योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। यह हमला किया योगी आदित्यनाथ ने दरअसल राहुल गांधी पर। आइए अब आपको बताते हैं राहुल गांधी की तोतापरी सियासत क्या है। राहुल गांधी को तोतापरी क्यों पसंद है? उसके पीछे वजह है, आम को फलों का राजा कहा जाता है। गर्मियों में सबको आम का इंतजार रहता है, लेकिन लगता है सियासतदां अब आम को अपनी सियासत चमकाने और भड़ास निकालने का जरिया बनाने लगे। राहुल गांधी ऐसे ही सियासतदां हैं जिन्हें अब उत्तर प्रदेश का लंगड़ा आम पसंद नहीं, उन्हें यूपी का दशहरी आम भी ज्यादा मीठा लगता है, लेकिन दक्षिण भारत का तोतापरी आम उन्हें खूब पसंद है और इसलिए हम इसे राहुल की तोतापरी सियासत कह रहे हैं। दरअसल राहुल का आज का बयान यूपी के प्रति उनके गुस्से का इजहार है। राहुल गांधी दरअसल गुस्से में है, झुंझलाहट में है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी से कांग्रेस पूरी तरह से साफ है। यूपी में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं, दोबारा सत्ता में उसकी भागीदारी की संभावना भी नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ा दल न राहुल गांधी न कांग्रेस को साथ लेने को तैयार है। बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, सपा ने कांग्रेस से पहले ही किनारा कर लिया है। इसके अलावा गठबंधन के लिए कोई बड़ा दल बचता नहीं। राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए, उस सीट से जहां से वो तीन बार सांसद रहे, जबकि अमेठी को गांधी परिवार की सबसे सुरक्षित सीट माना जाता था। दरअसल राहुल इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। शायद इसलिए राहुल को यूपी के आम बेकार लगने लगे हैं। राहुल को इस बात का बखूबी एहसास है कि रायबरेली में अगर सोनिया गांधी को विपक्षी दलों का समर्थन न मिला तो अगली बार उनका संसद पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी इकलौती सीट वो भी हार जाएंगे। हो सकता है इस वजह से वो अपनी भड़ास उत्तर प्रदेश के आम पर निकालने लगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तोतापरी आम उन्हें क्यों भाने लगा। ये आपको बताते कि राहुल को तोतापरी आम क्यों अच्छा लग रहा। तोतापरी आम दक्षिण भारत का आम है। अमेठी से जब राहुल हारे तो दक्षिण भारत भागे और केरल के वायनाड से संसद पहुंचे। ऐसे में अगर उन्हें फिर से सांसद बनना है या रायबरेली से सोनिया गांधी हारी तो उन्हें संसद पहुंचाना है, तो दक्षिण भारत ही वो जगह होगी जहां से वो संसद पहुंच सकते हैं और इसलिए इसे राहुल की तोतापरी सियासत कह रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं राहुल गांधी ने जो कहना था वो कह लिया कि उन्हें यूपी के आम अच्छे नहीं लग रहे हैं, यानी दादा परदादा और पिता से लेकर सब उत्तर प्रदेश की सियासत से ही दिल्ली का रास्ता तय कर चुके हैं, लेकिन राहुल को उसी यूपी के आम अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो यूपी के लोग राहुल के आम खट्टे पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। राहुल तो कभी भी यूपी में अभी तक आए नहीं, ना उनकी सत्ता में आए हैं ना वैसे भी आए हैं। पहले उनको एक बार आम खा के देखना चाहिए, हो सकता है उनको डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम हो, एक बार दिखवा लें। गलत कहें कि अच्छा नहीं लगता है, मगर अच्छा लगता है। राहुल गांधी नहीं अच्छा लगता। कि जब उनको यूपी के आम पसंद नहीं है तो यहाँ पर राजनीति करने क्यों आते हैं और यहाँ के लोग कैसे पसंद होंगे। और जिस व्यक्ति को यूपी पसंद नहीं है वो स्वयं यूपी से बाहर हो जाए, मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। क्योंकि जब आप जनता पसंद नहीं है तो अपना विदेश में राजनीति करेंगे कि यूपी छोड़ दें। तो राहुल गांधी ने पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश के उन्हें आम पसंद नहीं है। आपको याद होगा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जब रैली में मौजूद थे, उस दौरान राहुल गांधी ने दक्षिण भारत के लोगों के बुद्धि पर जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत के लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और यूपी के लोगों की बुद्धि पर उत्तर भारत के लोगों की इंटेलिजेंस पर सवाल उठाया था। सुनिए जरा राहुल का वो बयान। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type
of politics. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശീലിച്ചിരുന്നത്. And for me, coming to Kerala was very refreshing. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ 15 വർഷം രാഷ്ട്രീയം ശീലിച്ച ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു. Because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तालिबान की। जी हां, तालिबान से निपटने की तैयारी हो गई है। ये 3 बड़े राष्ट्र नेता, राष्ट्र अध्यक्ष तैयारी कर चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तालिबान किस तरह से कोहराम मचा रहा है और इससे निपटने की तैयारी कर ली गई है। आपको वो सबसे पहले दिखाते हैं कि तालिबान पहले 85% अफगानिस्तान के हिस्से पर कब्जा कर चुका था, अब 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। जरा हम ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए जरा, ये है वो 90% इलाका जो लाल डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वो इलाका है जहां तालिबान कब्जा कर चुका है। और ये जो ग्रे एरिया है वो एरिया है जहां अभी भी अफगानिस्तान की फौज का कब्जा है। तो ये डराने वाली तस्वीरें, नक्शा डरा रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे 7 वो देश हैं जिनकी परेशानी बढ़ गई है। कौन से वो देश हैं, जरा ये देखिए। 7 वो देश, उसमें सबसे पहले चीन आता है। अफगानिस्तान यहां पे है, लेकिन जिनकी परेशानी बढ़ गई उनमें चीन है, उनमें रूस शुमार है। रूस के अलावा हिंदुस्तान के लिए भी सोचने की वजह बहुत सी है कि आखिर कैसे निपटेंगे। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। अफगानिस्तान के आतंकी पाकिस्तान में घुस सकते हैं। इनमें तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ठीक अफगानिस्तान से लगा हुआ इलाका है और कजाकिस्तान भी शामिल है। ये वो 7 देश हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि बाकायदा इसीलिए अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अमेरिका ने कैसे हमला किया था वो देखिए जरा। आतंकियों पर यह हमला अमेरिका का था। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। ये देखिए, यह आतंकी भागा लाल घेरे में जिसे आप देख रहे हैं, यह आतंकी भागा और यहीं पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। अमेरिका को जैसे ही पता चला कि यहां तालिबानी आतंकी हैं तो अमेरिका ने हवाई हमला किया इन लाल घेरों पर। यह देखिए, ये जैसे ही मूवमेंट होगा और उसके बाद यहां सीधे अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। ये देखिए, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक इन लोगों पर की गई है। ये तालिबान के आतंकी थे और यही वजह है कि बाकायदा अब तजाकिस्तान ने भी तैयारी कर ली है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जरा, तजाकिस्तान की तैयारी, मिलिट्री युद्ध अभ्यास किया है तजाकिस्तान ने। तजाकिस्तान की सेना ने बाकायदा ये वॉर रिहर्सल की है और ये तजाकिस्तान की सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है तालिबानी आतंकियों को मार गिराने के लिए। ये देखिए, ये तजाकिस्तान का युद्ध अभ्यास है। आइए आपको बताते हैं, न सिर्फ तजाकिस्तान बल्कि पुतिन यानी रशिया भी पूरी तैयारी में है। रशिया ने क्या किया है वो आपको बताने जा रहे हैं। रशिया ने भी यही मिलिट्री, देखिए टैंक, बॉर्डर्स पर टैंक्स लगा दिए हैं तालिबानियों से लड़ने के लिए। सोवियत संघ के दौर में इन्हीं तालिबानी आतंकियों से बाकायदा रशिया लड़ता रहा है। बॉर्डर्स पर टैंक लगाए हैं रशिया ने। ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो किए हैं वो दिखाने जा रहे हैं। दोनों ने, रशिया और तजाकिस्तान ने ये ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन किया है। वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रही है। देखिए जरा, लड़ाकू विमान से बाकायदा एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। इसमें सब कुछ शामिल है। ये देखिए, एयर स्ट्राइक्स, यहां आकर मिसाइल गिरी और ये देखिए गोलों की बौछार। ये है रशिया की तरफ से किया गया जो मिलिट्री ऑपरेशन है। इसे वॉर रिहर्सल भी कहेंगे, युद्ध अभ्यास किया है रशिया ने। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये देखिए जरा किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए, फाइटर जेट्स के जरिए तालिबान को मार गिराने की पूरी तैयारी रूस ने कर ली है। तो तालिबान बेशक इन मुल्कों के लिए खतरा है, लेकिन सभी ने तैयारी कर ली है तालिबान को जवाब देने की। ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।